हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि प्रतीक यादव की मौत आखिर कैसे हुई। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई थे, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के इकलौते बेटे थे। बहुत फिटनेस को लेकर कॉन्शियस थे। इन तस्वीरों से आपको समझ में आ रहा होगा कि वो फिटनेस पर कितना ध्यान देते थे, जिम में कितना टाइम लगाते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि महज 38 साल की उम्र, 38 इयर्स, उनकी मौत हो जाएगी। इस घटना को लेकर प्रतीक यादव के सबसे करीबी दोस्त सर्वेश पांडे ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि कल रात को एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रतीक यादव को अस्पताल ले जाया गया था। पहली बार देर रात 11 से 12 बजे के बीच जब प्रतीक यादव की अचानक तबीयत खराब हुई, तब उन्हें लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। दावा है कि अस्पताल में इलाज मिलने के बाद जब प्रतीक यादव की तबीयत में सुधार हुआ, तब उन्हें घर वापस भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद दूसरी बार सुबह 5:55 पर फिर से इसी सिविल हॉस्पिटल उन्हें लाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। इस दावे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रतीक यादव की तबीयत खराब थी, उन्हें एक बार रात में अस्पताल ले जाया गया, उस वक्त वो जिंदा थे, तो उन्हें वापस घर क्यों भेजा गया? और क्या इस मामले में कुछ ऐसा है जो अब तक सामने नहीं आया है? क्या डॉक्टर्स ने उनकी सिचुएशन को असेस करने में कोई भूल कर दी, या फिर किसी दबाव में उन्होंने ही ऐसा प्रेशर कर दिया कि वो घर जाना चाहते हैं? देखिए, लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ने अब तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके निदेशक जीपी गुप्ता ने कल रात का जो घटनाक्रम बताया है, वो सवालों को जन्म देता है, कई सवालों को। इसके मुताबिक कल रात करीब 4:30 जब बज रहे थे, तब प्रतीक यादव के घर से सिविल हॉस्पिटल को पहला फोन गया। ये फोन प्रतीक यादव के घर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने किया था और उसका कहना था कि किचन में प्रतीक यादव बेहोशी की हालत में है। इसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से एक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर को तुरंत प्रतीक यादव के घर भेजा गया। घर पहुंचने के बाद इस डॉक्टर ने बताया कि प्रतीक यादव के दिल की धड़कन नहीं चल रही है, उन्हें अस्पताल ले जाकर उनके हार्ट की ईसीजी करनी होगी। इसके बाद सुबह 5:55 पर उन्हें अस्पताल लाया गया और अस्पताल लाने के बाद उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि शुरुआत में ऐसा दावा किया गया कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्रतीक यादव की मौत को सस्पेक्टेड पॉइजन का केस मान रहे हैं। ये वो केस होता है जिसमें मौत के पीछे जहर देने की आशंका होती है, और यह दावा लखनऊ में आग की तरह फैल गया। लेकिन बाद में इस कहानी को सिविल हॉस्पिटल ने खारिज कर दिया और यह कहा कि अस्पताल ने कभी भी जहर से मौत की कोई आशंका नहीं जताई है। और हम भी यही कहेंगे कि इस दावे पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि प्रतीक यादव को सिविल हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया, जो एक सरकारी जिला अस्पताल है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार प्रतीक यादव की तबीयत खराब हुई, तब हर बार उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 13 दिन पहले 30 अप्रैल को प्रतीक यादव को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया था और उस दिन वो काफी देर तक अस्पताल में रहे थे। इसी बात को आधार बनाकर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हर बार प्रतीक यादव को मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाता था, तो कल ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया? तो हमें लगता है कि इसके पीछे साजिश का एंगल ढूंढना सही नहीं होगा। इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि सिविल अस्पताल प्रतीक यादव के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, और जब इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले इंसान पास का जो हॉस्पिटल होता है, पास का जो अस्पताल होता है, उसी से संपर्क करता है और सीधा वहां पर उन्हें ले जाया गया। और यहां पर भी यही हुआ है। जब घर में काम करने वाले लोगों ने प्रतीक यादव को किचन में बेहोशी की हालत में देखा, तो वो काफी घबरा गए। इससे पहले प्रतीक यादव की तबीयत खराब होती थी तो वो आवाज जरूर देते थे, किसी ना किसी को घर में बुलाते थे, लेकिन इस बार किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल लाने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि घटना के वक्त अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट प्रतीक यादव के घर पर मौजूद थे, लेकिन यह दावा भी गलत है।
हमने कई चश्मदीदों लोगों से बात की जिनका कहना है कि अपर्णा यादव के भाई सीधे सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और वो प्रतीक यादव के घर पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब उनकी मौत हुई। घर पर सिर्फ काम करने वाले लोग और एक ड्राइवर मौजूद था और इसके बाद अस्पताल की तरफ से एक डॉक्टर को वहां चेकअप के लिए भेजा गया था। अब बहुत सारे लोग प्रतीक यादव की इन तस्वीरों को दिखाकर यह भी पूछ रहे हैं कि जब वो इतने फिट थे, जब उनकी सेहत ऐसी थी, तो अचानक उनकी मौत कैसे हो गई। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतीक यादव की इन तस्वीरों से हकीकत में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये बात सही है कि प्रतीक यादव जिम करते थे, फिट रहना, फिटनेस उनकी प्रायोरिटी थी, फिट रहना पसंद करते थे। लेकिन यह भी सच है कि उनकी जिम वाली ज्यादातर तस्वीरें लगभग 1 साल पुरानी तस्वीरें हैं। नई तस्वीरों में उनका वजन ज्यादा दिखता है और कुछ महीने पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट भी किया था जिसमें वो अस्पताल के बेड पर दिखाई दिए थे। हमें प्रतीक यादव के दोस्तों, करीबियों और परिवार के लोगों से यह भी पता चला कि पिछले 8 महीनों से प्रतीक यादव का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। वो पिछले 6 महीनों में 5 से ज्यादा बार मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उन्हें लिवर और लंग से जुड़ी बीमारी थी। इसकी पुष्टि प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी होती है जिसमें 3 बड़ी बातें पता चली हैं। पहली बात, जब प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल लाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। दूसरी बात, उनके शरीर पर चोट का कोई भी नया निशान नहीं था। जो चोट के निशान उनके शरीर पर मिले भी हैं उनमें 3 निशान 5 से 7 दिन पुराने हैं और 3 निशान 1 दिन पुराने हैं। यानी 1 दिन पहले प्रतीक यादव को 3 चोटें लगी थी, लेकिन ये चोटें ऐसी नहीं थी कि इससे प्रतीक यादव की मौत हो जाए, यानी चोट की वजह से उनकी मौत नहीं हुई। उसके बाद भी वो जिंदा रहे और 1 दिन बाद उनकी मौत हुई है। तीसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के लिए कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स को मुख्य कारण बनाया गया। अब ये वो बीमारी होती है जिसमें फेफड़े, जो आपके लंग्स हैं, उसकी नस में खून का थक्का फंसने की वजह से, ब्लड क्लॉट फंसने की वजह से सांस और दिल दोनों, सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हार्ट पर असर होता है, हार्ट काम करना बंद कर देते हैं। यह भी तब होता है जब किसी व्यक्ति को लंग से जुड़ी एक ऐसी बीमारी हो। आखिर ये ब्लड क्लॉट क्यों होता है? सामान्य लोगों में नहीं होता है, कुछ लोगों में ये ब्लड क्लॉट, ये खून के थक्के क्यों बनते हैं फेफड़ों में? इसकी वजह है पल्मोनरी थ्रोम्बस एम्बोलिज्म। यानी डॉक्टर्स का मानना है कि प्रतीक यादव के फेफड़ों में ब्लड क्लॉट बनने की बीमारी थी जिसका नाम ही है पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। और जब ये ब्लड क्लॉट बड़ा हो गया और उसके फेफड़ों में खून का प्रवाह रुकने लगा तो उनके शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और इसके बाद फेफड़ों और दिल ने काम करना बंद कर दिया, जिससे प्रतीक यादव की दर्दनाक मौत हो गई। यहां यह जानना भी जरूरी है कि यह बीमारी होती कैसे है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने की दवाई लेता है या उसने ऐसे स्टेरॉइड्स लिए हैं जो खून पतला करते हैं, कई लोग जिम में जब काम करते हैं या वर्कआउट ज्यादा करते हैं तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो इससे फेफड़ों में ब्लड क्लॉट बनने और कई बार यही ब्लड क्लॉट्स फंसने की बीमारी हो जाती है जिससे मौत की संभावना बढ़ जाती है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही कह रही है कि इस बीमारी से प्रतीक यादव की मौत हुई। इसके लिए डॉक्टर्स ने प्रतीक यादव के हार्ट और लंग्स के सैंपल्स को सुरक्षित भी रख लिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके फेफड़ों में ब्लड क्लॉट कैसे बना, ये कितने समय से था और प्रतीक यादव को ये बीमारी या संक्रमण कब से था। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि प्रतीक यादव के विसरा सैंपल्स की भी जांच की जाएगी, जो पेट, लिवर, किडनी से जुड़े नमूने होते हैं। इन्हें इसलिए जांचा जाता है ताकि ये पता चल सके कि कोई जहर, ड्रग, दवा के ओवरडोज या कोई केमिकल तो प्रतीक यादव के शरीर में मौजूद नहीं था और अभी इसकी भी जांच होने वाली है। देखिए। आए तो मृत अवस्था में थे, उनकी पल्स नहीं थी, ब्लड प्रेशर, जो भी मौत के वो होते हैं, आंखें फिक्स थी, पुपिल डायलेटेड एंड फिक्स थे, सब कुछ था, सारे मौत के सिम्टम थे। साल 2006 जब प्रतीक यादव सिर्फ 18 साल के थे
तब उन्होंने कहा था कि उनका सपना है वो अगले 10 साल में अपने लिए लंबोर्गिनी कार खरीदे, और जब 2016 आया तब उन्होंने अपने सपने को पूरा भी कर लिया था। लेकिन उसी दौर में प्रतीक यादव ने एक और सपना देखा और कहा कि अब वो अगले 10 साल में अपना खुद का हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, और ये 10 साल 2026 में ही पूरे हो रहे थे। लेकिन इस सपने को पूरा करने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो गई। और बड़ी बात यह है कि शायद प्रतीक यादव को भी पता चल गया था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और इसीलिए उन्होंने हवाई जहाज तो नहीं खरीदा। लेकिन इसी महीने की 3 तारीख को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एक जहाज के कॉकपिट में बैठकर उड़ान भरते हुए नजर आए थे, और आज उनका यह आखिरी वीडियो देखकर लोग उनकी मौत पर विश्वास नहीं कर पा रहे। देखिए। We're in the air. And 3, 2, 1, up we go. All right, I'm gonna rock my wing. Gonna tell. Hey. Hi guys, how are you? The red one. Trigger in front. Yeah, trigger. All right. Alright, I got the controls. Ace 4 supporting. Band to switch. Break right, Ace 1. I got the controls. Oh, yeah. Thank you. Yeah, thank you. प्रतीक यादव की मौत को लेकर 2 थ्योरी और चल रही हैं, जिनमें एक थ्योरी तो यह है कि वो अपनी पत्नी अपर्णा यादव के व्यवहार से खुश नहीं थे। अपर्णा यादव साल 2022 में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, और उस वक्त वो उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष इस वक्त वो हैं। इसी साल 19 जनवरी को प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर अपर्णा यादव के खिलाफ 2 पोस्ट लिखे थे, जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव को स्वार्थी बताते हुए ये आरोप लगाया था कि उन्होंने ही उनके पिता, उनकी मां और भाई से रिश्ता तोड़वाया था, और अपर्णा यादव सिर्फ लोकप्रिय होना चाहती हैं, जिसके कारण वो उनसे तलाक लेना चाहते हैं। इस पोस्ट के बाद अपर्णा यादव के भाई ने कहा था कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया है और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं है। इसके कुछ दिन बाद 28 जनवरी 2026 को ही प्रतीक यादव ने भी एक वीडियो पोस्ट करके ये लिखा था कि अब अपर्णा यादव और उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और उन्हें कोई शिकायत अब नहीं है। और यही नहीं, 19 मार्च को यानी आज से सिर्फ 2 महीने पहले प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। लेकिन अब बहुत सारे लोग प्रतीक यादव के पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट को दिखाकर यह कह रहे हैं कि अपर्णा यादव ही प्रतीक यादव की मौत के लिए जिम्मेदार है, जबकि हमारे हिसाब से और इंस्टाग्राम पर प्रतीक यादव ने जो ये तस्वीरें पोस्ट की है, उनसे ऐसा नहीं लगता कि अब भी उनके बीच कोई विवाद था, कोई कड़वाहट थी। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि प्रतीक यादव बिजनेस में हुए नुकसान के कारण डिप्रेशन में चले गए। प्रतीक यादव शुरू से ही कहते थे कि वो एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री को चुना। उन्होंने लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से एक जिम की शुरुआत की, और इसके बाद आयरन कोर फिट नाम से एक नई जिम की पूरी चेन शुरू कर दी। यहां तक प्रतीक यादव के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, और लोग उनकी फिटनेस देखकर ये कहते थे कि राजनीति में उनके जैसे फिट युवाओं की जरूरत है, और उन्हें भी अपने बड़े भाई अखिलेश यादव की तरह राजनीति में आ जाना चाहिए। लेकिन प्रतीक यादव ने कहा कि वो राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। इसकी जगह उन्होंने कई जिम खोले, और इसी के साथ वो रियल एस्टेट का बिजनेस भी करने लगे, जहां से कहते हैं कि उनका बुरा वक्त शुरू हुआ। जुलाई 2025 प्रतीक यादव ने एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाया कि उसने प्रॉपर्टी में निवेश को लेकर उनके साथ धोखाधड़ी कर दी है। इस व्यक्ति का नाम कृष्णानंद पांडे था, जिस पर कई जमीनों की खरीद फरोख्त में बेईमानी करने का आरोप लगा, और प्रतीक यादव का कहना था कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी और पिता के साथ मिलकर उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहा है। और प्रतीक यादव को यह धमकी दी जा रही थी कि अगर उन्होंने इन लोगों को 4 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। इसी ब्लैकमेलिंग के खिलाफ प्रतीक यादव ने पुलिस में केस दर्ज कराया, और दावा है कि इस घटना के बाद वो काफी डिप्रेशन में रहने लगे थे, और ये डिप्रेशन और उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई, और आज सुबह उनकी मौत हो गई। देखिए।
राजनीति में न आने का फैसला प्रतीक यादव का था और ये बात प्रतीक यादव ने कई बार कही थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ये सवाल उठाते रहे कि क्या प्रतीक यादव अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से इतना पीछे इसलिए रह गए क्योंकि वो उनके सगे नहीं बल्कि सौतेले भाई थे। ये दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार का पूरा फैमिली ट्री है जो हम अब आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था मालती देवी, जिन्होंने इकलौते बेटे को जन्म दिया, और वो थे अखिलेश यादव, जो एक तरफ आप देख रहे हैं। उनकी शादी डिंपल यादव से हुई। दूसरी तरफ है साल 2003 में मालती देवी का निधन हो गया और साल 2007 में मुलायम सिंह यादव ने पहली बार अपने चुनावी हलफनामे में ये बताया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और उनकी दूसरी पत्नी का नाम है साधना गुप्ता, जिनके एक बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव साधना गुप्ता के पहले पति के बेटे थे और जब साल 1990 में उनका तलाक हुआ था तब प्रतीक यादव सिर्फ 3 साल के थे। इसके बाद जब मुलायम सिंह यादव की साधना गुप्ता से दूसरी शादी हुई तब प्रतीक यादव की उम्र 16 साल थी और वो मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे थे, लेकिन बाद में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो प्रतीक यादव को अपना बेटा स्वीकारते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव की शादी डिंपल यादव से हुई। प्रतीक यादव की शादी अपर्णा यादव से हुई, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा और इन चुनाव में वो हार गई थी। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के 4 भाई और एक चचेरे भाई हैं। अगला दिखाएं, ये देखिए, इनमें सबसे बड़े भाई अभय राम यादव थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव इन्हीं के बेटे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के भाई थे रतन सिंह यादव, जिनके दिवंगत बेटे रणवीर सिंह के नाम पर ही सैफई महोत्सव होता है, और करहल से समाजवादी पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के पोते हैं, रणवीर सिंह के बेटे हैं। तीसरे नंबर के भाई मुलायम सिंह यादव खुद थे, जिनके परिवार के बारे में हम आपको बता चुके हैं। चौथे नंबर के भाई राजपाल सिंह यादव थे, जिनकी पत्नी प्रेमलता यादव इटावा से जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जबकि उनके बेटे अंशुल यादव जिला पंचायत के मौजूदा अध्यक्ष हैं। और मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई हैं शिवपाल सिंह यादव, जो जसवंत नगर से विधायक हैं, और उनके बेटे आदित्य यादव बदायूं से लोकसभा सांसद हैं, और राम गोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं। उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद हैं। तो ये पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव का आपने देख लिया। अभी मौजूदा वक्त में मुलायम सिंह यादव के परिवार में 5 लोकसभा सांसद हैं, 1 राज्यसभा सांसद है, 2 विधायक हैं, एक सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष है और ब्लॉक प्रमुख है। यानी मुलायम परिवार के 11 सदस्य किसी न किसी पद पर अभी मौजूद हैं, और यह संख्या पहले 20 से ज्यादा होती थी। 2017 में मुलायम परिवार के 20 से ज्यादा सदस्य सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री दूसरे पदों पर मौजूद थे। लेकिन इनमें प्रतीक यादव कभी राजनीति में नहीं आए, और क्यों नहीं आए उसकी कहानी भी आज आपको जरूर जाननी चाहिए। शादी के सिर्फ 4 साल बाद 1990 में जब साधना गुप्ता का अपने पहले पति के साथ तलाक हुआ, तब बहुत छोटी उम्र में प्रतीक यादव की दुनिया सिर्फ उनकी मां तक सिमट गई थी। उस वक्त प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता सैफई मेडिकल कॉलेज में नर्स की नौकरी करती थी, और इसी नौकरी में रहते हुए उनकी मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई थी। कहा जाता है कि एक बार मुलायम सिंह की मां मूर्ति देवी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, और इसी दौरान मुलायम सिंह यादव अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर काफी डरे हुए थे, और कहते हैं कि एक नर्स उस दिन उनकी मां को गलत इंजेक्शन लगाने वाली थी, लेकिन इसी दौरान साधना गुप्ता ने उसे रोक दिया, और इस घटना से मुलायम सिंह यादव बहुत प्रभावित हुए और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। हालांकि इससे पहले साल 1998 में अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौट चुके थे, और साल 1999 में उन्होंने डिंपल यादव से शादी भी कर ली थी। उसी शादी का ये वीडियो आप देख रहे हैं, साल 1999, जिसमें दोनों ही कम उम्र के थे। मुलायम सिंह यादव भी उस वक्त के आपको दिखाई दे रहे हैं, और अखिलेश यादव और ये डिंपल यादव दोनों की शादी का ये वीडियो उस वक्त का। जब मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी जीवित थी, तभी अखिलेश यादव अपनी शादी के बाद सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए थे, और साल 2000 में उन्होंने लोकसभा का उपचुनाव जीता था। अब देखिए,
उस वक्त अखिलेश यादव की उम्र थी 27 साल और उस वक्त तक मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता से परिचित नहीं हुए थे। माना जाता है कि साल 2003 में उनकी साधना गुप्ता से शादी हुई और अखिलेश यादव को प्रतीक यादव के रूप में उनका छोटा सौतेला भाई मिला। इस दौर में जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के उत्तराधिकारी माने जाने लगे थे, तब प्रतीक यादव को लेकर भी चर्चा शुरू होने लगी। कहा गया कि वो भी राजनीति में आएंगे और मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव और प्रतीक यादव में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा। ये चर्चाएं जब हो रही थी, तब उसी वक्त सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिए, कई इंटरव्यूज दिए और ये कहा कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे, वो बड़े होकर बिजनेसमैन बनेंगे। और इसी के बाद प्रतीक यादव को ब्रिटेन में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से MBA की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 2011 जब प्रतीक यादव ने अपने स्कूल की दोस्त अपर्णा बिष्ट से शादी की, ये शादी का वीडियो आप इन दोनों का देख रहे हैं, साल 2011। बाद में ये अपर्णा बिष्ट से अपर्णा यादव बन गई और ये शादी का वीडियो है जिसमें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे शादी कर रहे हैं अपर्णा यादव से। तो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का ये शादी का वीडियो। इसी के एक साल बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उस दौर में कई अखबारों ने लिखा कि बड़े भैया मुख्यमंत्री और छोटे भैया बिजनेसमैन। मीडिया में अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते को कभी भी सहज नहीं माना गया और 2017 की घटना ने तो इसे एक बड़े और गंभीर सवाल का रूप दे दिया। ये वही घटना थी जब साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रतीक यादव ने 4.5 करोड़ की लंबोर्गिनी कार खरीदी थी और ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, जिसमें लिखा था कि वो कुर्ते पाजामे में रहने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इतनी महंगी सुपर कार खरीदी है। ये तस्वीर चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी। कहते हैं कि अखिलेश यादव को भी यही लगा कि प्रतीक यादव ने चुनाव से पहले लंबोर्गिनी कार खरीदकर उनका बड़ा नुकसान किया, क्योंकि लोग तो यही कह रहे थे कि अखिलेश यादव का परिवार सत्ता की मलाई खा रहा है। इन चुनावों में पहली बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए। हालांकि बाद में प्रतीक यादव और अखिलेश यादव के संबंध बेहतर हुए और पिछले साल सैफई की एक शादी में अखिलेश यादव और प्रतीक यादव को साथ देखा गया और तस्वीरें भी काफी चर्चा में रही। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रतीक यादव सिर्फ अपने बड़े भाई अखिलेश यादव की वजह से राजनीति में नहीं आ पाए, लेकिन यह हकीकत नहीं है। आज तक ने साल 2017 में प्रतीक यादव का एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा था कि ना तो राजनीति उनके लिए बनी है और ना ही वो कभी राजनीति में आने की कल्पना कर सकते हैं। सुनिए। मुलायम सिंह यादव का बेटा पॉलिटिक्स से दूर कैसे रह जाए? पूरे घर में पॉलिटिक्स, परिवार में पॉलिटिक्स, आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से, बहुत दबाव होगा। मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव के समय लोग आपकी टिकट की मांग करने के लिए समाजवादी पार्टी ऑफिस पर उन्होंने डेरा डाल दिया था कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़े, लेकिन फिर आप चुनाव लड़े नहीं आपने। जी देखिए, मैं जब स्कूल में था तो मेरी प्रिंसिपल मुझसे पूछा करती थी कि क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, क्योंकि स्कूल में तो नहीं पूछती थी। मैं कैंटोनमेंट जाया करता था रनिंग करने के लिए, कैंट है लखनऊ में, तो यहाँ पे मैं 5 किलोमीटर रनिंग किया करता था डेली। तो वो भी क्योंकि कैंटोनमेंट में ही रहती थी, वो मुझसे डेली पूछा करती थी करोगे क्या। तो मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11वीं में था, मैं तब से बोला करता था कि मैडम मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, आई विल डू माई बिजनेस, आई विल नेवर जॉइन पॉलिटिक्स। क्यों, आपको पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं? कभी रुचि नहीं डेवलप हुई, मतलब रुचि कह सकते हैं कि कभी इंक्लिनेशन उधर की तरफ नहीं गया कि भाई मैं भी कुर्ते पजामे में और क्षेत्रों में जाऊं और दिन भर वहीं रहूं। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे बिजनेस ही करना है। बात लोग जानते हैं कि आपका सपना है कि आप रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा नाम बने। ये भी लोग जानते हैं कि आप एक चेन ऑफ जिम्स पूरे देश में खोलना चाहते हैं, लेकिन 10 साल बाद गाड़ी के बाद क्या खरीदना चाहते हैं, ये भी है। देखिए, अब मैंने फोटो लगाई है वो चीज बता दीजिए लोगों को। मैंने हवाई जहाज की फोटो लगा दी क्योंकि 10 साल पहले जब मैंने तय किया था कि मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, और ये मैंने मन में रखी बात, मैंने किसी को बताया नहीं, और मेरा ये गोल था कि मैं इस तरह का बन पाऊं कि मैं ये चीज़ एक ड्रीम फुलफिल कर पाऊं। लंबोर्गिनी खरीदा, उसी लंबोर्गिनी में आज तक का ये इंटरव्यू। आज अखिलेश यादव ने भी ये बताया कि सिर्फ 2 महीने पहले ही
उनकी प्रतीक यादव से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में उन्होंने ये प्रतीक यादव से कहा था कि वो अपने सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दे, अपना ख्याल रखे। सुनिए। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाह रहा है, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं। प्रतीक जी की तबीयत खराब रहती थी, वो मेडिकेशन पर थे, उनकी 1-2 सर्जरी भी हुई थी, ओबेसिटी भी थी, बहुत सारी समस्याएं थी। मुझे लगता है कि स्वाभाविक वो है, मेडिकेशन का असर हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हाँ, प्रतीक भैया के जिम जाते थे, जिम से मुलाकात परिचय थी, छोटे बड़ों हर एक का सम्मान करते थे। भैया बहुत अच्छे नेचर के थे और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमको रात में सिविल हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद फिर अभी रात में तबीयत ज्यादा गड़बड़ थी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था काफी समय से, और फिर उसके बाद रात में ज्यादा तबीयत गड़बड़ हुई, फिर सुबह में यहाँ आया, मालूम चला। समाजवादी पार्टी के कई नेता प्रतीक यादव की मौत को संदिग्ध बताते हुए इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और बाकी पार्टियों के नेताओं का भी यही कहना है कि उन्हें यह मामला सामान्य नहीं लगता। सरकार को हर पहलू से इस मामले की जांच करानी चाहिए। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हैं। मुख्य वजह जो समझ में आती है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स है। इसके अलावा विसरा को भी प्रिजर्व किया गया है। विसरा प्रिजर्व करने का मुख्य कारण ये है जिससे किसी जहर या अन्य रसायन से क्या मौत हुई है, इन सब कारणों का पता लग सके। अब दिलचस्प ये होगा कि विसरा प्रिजर्व के बाद कुछ दिनों बाद जो रिपोर्ट आएगी वो पुख्ता और सटीक वजह बताएगी प्रतीक यादव की मौत की। मृत हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु के चरणों में उनको जगह मिले और इस वक्त इस दुखद घड़ी में प्रभु अपर्णा जी और उनकी फैमिली को पूरी सांत्वना दें और हम सब पूरे उनके साथ। आपको एक वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये भारत के प्रधानमंत्री का काफिला है। जिस देश में आज चर्चा इस बात को लेकर छिड़ रही है, जिस देश में सांसद, विधायक तो छोड़िए, मेयर, पार्षद, ये भी दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हों, वहां देश के प्रधानमंत्री का इस अंदाज में जाना लोगों को चौंका रहा है। ये मिसाल पेश करने की एक बड़ी जिम्मेदारी जिसको पीएम निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से कहा, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने की अपील की थी, लेकिन लोग ऐसा करना शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री ने इसे अमल में लाना शुरू किया और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के एसपीजी सुरक्षा कवर को भी अब घटाकर आधा किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी का यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की याद दिला रहा है। जब देश में अनाज का संकट था, लाल बहादुर शास्त्री ने खुद एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। इसके बाद लोगों से भी एक वक्त के खाने की अपील की थी और आज भी हम वही होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि वो तेल पेट्रोल की बचत करे। ऐसे में उन्होंने आज अपने प्रोटोकॉल को, हालांकि इस पर आगे हम आपको जानकारी देंगे कि एसपीजी के क्या नियम है, एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर क्या नियम बताए जाते हैं, लेकिन आज प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर उन्होंने 2 गाड़ियों में सिर्फ सवारी की और ये काफिला जो हम आपको दिखा रहे हैं, एसपीजी की तरफ से इसकी मंजूरी मिली थी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रोटोकॉल और सुरक्षा से जुड़ा ये मसला कैसे है। ये काफिला एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सीक्रेट ब्लू बुक के आधार पर ही तैयार होता है, जिसके बारे में बहुत कम सार्वजनिक जानकारी है, क्योंकि ये देश के पीएम की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे अति गोपनीय रखा जाता है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उनके काफिले से जुड़ी तस्वीर कर्तव्य पथ पर भी लगी हुई है। इस काफिले में करीब 16 गाड़ियां नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गाड़ियां काफिला बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए होती हैं। इसमें आगे रूट क्लियरेंस व्हीकल, वार्निंग व्हीकल होता है। इसके अलावा स्पेशल इंटरवेंशन यूनिट होती है, जो आतंक रोधी और त्वरित कार्रवाई, इंस्टेंट जो एक्शन लेते हैं उनको करने वाले कमांडोज का दस्ता होता है। और ये प्रधानमंत्री की सबसे करीबी सुरक्षा होती है, जो किसी भी खतरे से डायरेक्ट और आक्रामक तरीके से निपटने में सक्षम है। इसके बाद प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी खुद की गाड़ी, एक डमी गाड़ी होती है। उनके दोनों तरफ क्लोज प्रोटेक्शन व्हीकल्स होते हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस, जैमर, पीछे एसपीजी की गाड़ियां होती हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में कटौती के साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो, और ये तय करना एसपीजी का काम है, जो सीक्रेट ब्लू बुक में स्पष्ट है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अपील पर खुद अमल करते हुए इस बात का ख्याल रखा कि जब वो हाई सिक्योरिटी जोन में थे तो उन्होंने अपने काफिले में कम से कम वाहन रखे। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने काफिले में 2 गाड़ियां रखकर देश के सामने नजीर पेश की, तब देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का काफिला भी आपको देखना चाहिए। इनमें एक काफिला है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का और दूसरा काफिला बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। देखिए। गिनी गाड़ी आपने, शाम का खाने के साथ का, भोजन के साथ का आपका एक काम हमने आपको दे दिया। गाड़ियां गिनते रहिए इन नेताओं की। ये मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री आज नजीर पेश कर रहे हैं और उसी वक्त उनकी गाड़ियां। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो देश के बाकी मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और नेताओं को भी करना होगा। इस समय देश के अलग अलग राज्यों में 4000 से ज्यादा मौजूदा विधायक, 750 से ज्यादा लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, जिनमें से तमाम नेता अक्सर काफिले के साथ ही चलते हैं। अगर ये हर दिन 50 किलोमीटर भी यात्रा करते हैं और काफिले से एक गाड़ी बस कम कर दे, सोचिए हमारा कितना देश का पैसा बचेगा। हर दिन 2,45,000 किलोमीटर के सफर की बचत होती, जिससे हर दिन करीब 16,000 लीटर पेट्रोल डीजल बच जाएगा, जिसकी कीमत होती करीब 15 लाख रुपए। इस तरह सांसद और विधायक सिर्फ काफिले से एक गाड़ी अगर कम कर दें तो हर साल 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और यहां तो आपने देखा ही, गिनते जाइए, 15, 16, 17, 18, 20, मतलब गाड़ियां। सोचिए सिर्फ सांसद विधायक अपने काफिले से एक गाड़ी कम कर दें तो साल में 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। वो काफिला काफी छोटा करते तब कितनी बचत होगी। आज देश में सांसद, विधायक या मंत्री की सुरक्षा, जरूरत या प्रोटोकॉल को छोड़ भी दे तो देश में तमाम ऐसे छोटे बड़े नेता हैं, भविष्य के नेता हैं, जो बड़ा बड़ा काफिला सिर्फ दिखावे भौकाल के लिए लेकर चलते हैं। तमाम नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस भौकाल की रील्स मौजूद हैं, जो सिर्फ अपना प्रभाव, अपना रसूख दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सायरन की आवाज साए साए करती हुई गाड़ियां एक के बाद एक आती हैं और फिर नेताजी के पीछे पीछे चलने वाले लोग उन गाड़ियों से उतरते हैं। पूरा माहौल बनता है भोकाल नेताजी का।
अगर ये प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करें तो देश हित में काफी पैसे की बचत हो सकती है। आज हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि अगर आपको आपके क्षेत्र में सांसद, विधायक, पार्षद या छोटे बड़े नेता बड़े काफिले के साथ नजर आए, उनका वीडियो बनाइए और हमें जरूर भेजिए, ताकि हम उन्हें यह दिखा सकें कि पेट्रोल और डीजल बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता की नहीं है। जनप्रतिनिधि और जनता का सेवक होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है कि वो देश हित में अपना काफिला और भौकाल दोनों कम करें। सिर्फ वोट मांगने के समय आपके लिए गेंदे के फूल की एक माला लेकर आपके घर के बाहर ना पहुंचे। अगर वाकई आपकी सेवा करनी है तो इस वक्त पर थोड़ा सा भौकाल अपना कम कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चाइना दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। करीब 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना दौरे पर आया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ही पहले साल 2017 में चाइना आए थे और इसीलिए इस दौरे को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। खासतौर से अगर दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद और ईरान युद्ध से उपजे तनाव को पैमाना माना जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहेगी। बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत चाइना के उपराष्ट्रपति हान जेंग ने किया और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का रेड कार्पेट वेलकम किया गया। एयरफोर्स 1 से उतरकर वो अपनी विशेष लिमोजीन कार 20 तक पहुंचे और इस पूरे रास्ते पर चाइना के स्टूडेंट्स ने अमेरिका और चाइना का झंडा लहराकर उनका स्वागत किया। कल डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है और इन दोनों नेताओं की 7वीं मुलाकात होगी, जिसमें ये आमने सामने बैठकर दोनों देशों के संबंधों पर बात करेंगे। इन दोनों नेताओं के बीच इस तरह की पिछली मुलाकात हुई थी अक्टूबर 2025 में और वो भी देश था दक्षिण कोरिया। उस मुलाकात में टैरिफ विवाद को शांत किया गया था। 3 दिन के अपने इस दौरान में पूरे दौरे में डोनाल्ड ट्रंप कल शी जिनपिंग के साथ मीटिंग से पहले बीजिंग में 15वीं शताब्दी के टेंपल ऑफ हेवन घूमने जाएंगे। टेंपल ऑफ हेवन चाइना की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो मिंग और किंग राजवंश से जुड़ा है। कल दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली इस मुलाकात में व्यापार को लेकर चर्चा होनी तय माना जा रहा है कि इसीलिए ट्रंप के साथ कई बड़ी कंपनियों के मालिक और सीईओज भी साथ आए हुए हैं। इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका और चाइना के बीच बातचीत हो सकती है। आखिर पहला मुद्दा सबसे बड़ा दोनों देशों में हुई टैरिफ वॉर के बाद व्यापार में आ रही दिक्कतें। दूसरा है तकनीक और एआई, दोनों के क्षेत्र में दोनों देशों की टक्कर भी है, प्रतिस्पर्धा भी है। तीसरा ईरान युद्ध को लेकर चाइना और अमेरिका में वैचारिक मतभेद। और चौथा है ताइवान का मुद्दा, जिसको लेकर अमेरिका और चाइना में पहले से ही एक तनाव है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक मजबूरियों की वजह से चाइना दौरे पर आए हैं। अमेरिका में मनमाने टैरिफ वाले फैसलों, ईरान वॉर और बढ़ती महंगाई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ माहौल बना है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि को सख्त फैसले लेने वाले राष्ट्रपति के साथ साथ कूटनीतिक बातचीत करने वाले राष्ट्रपति के तौर पर भी बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने चाइना विजिट का फैसला किया और अमेरिका के कई बिजनेसमैन उनके साथ आए हैं, जिससे संकेत ये मिल रहे हैं कि मामला व्यापारिक रिश्ते सुधारने का हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क भी आए हुए हैं। चाइना ईवी यूजर्स का एक बड़ा मार्केट है और इसमें टेस्ला की गाड़ियों का भी बड़ा शेयर है। जी हाँ, पुरानी लड़ाई ट्रंप और एलॉन मस्क की खत्म हो चुकी है और एयरफोर्स 1 में ही सवार होकर आज एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाइना पहुंचे हैं। लेकिन टैरिफ के झगड़े और चाइना की स्थानीय ईवी कंपनीज टेस्ला को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए संबंधों को फिर से सुधारने के लिए एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीजिंग पहुंचे हैं।
इसके अलावा एप्पल के सीईओ टिम कुक भी आए हुए हैं। एप्पल कंपनी के लिए चाइना एक बड़ा बाजार, सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग हब है। एप्पल के कई प्रोडक्ट्स, कई आईफोन, आईपैड्स, मैकबुक चाइना में ही असेंबल किए जाते हैं और यहीं से बाकी देशों में सप्लाई होते हैं। टैरिफ वॉर के बाद चाइना ने साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड डेटा जैसे मामलों को लेकर एप्पल पर प्रतिबंध लगा दिए थे। यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में आईफोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह के सरकारी फैसलों ने चाइना में एप्पल के मार्केट को कमजोर कर दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप के जरिए इस झगड़े को निपटाने के लिए टिम कुक आए हुए हैं। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के प्रमुख लैरी फिंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन के स्टीफन स्वॉर्ट्जमैन, सीईओ डेविड सोलोमन ट्रंप के डेलीगेशन में साथ आए हुए हैं। निवेश से जुड़े इन बड़ी बड़ी कंपनी सीईओज भी एक व्यापारिक मकसद को पूरा करने के लिए चाइना पहुंचे। चाइना इस वक्त दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल हब है। चाइना में पिछले कुछ समय में निवेशकों की संख्या बढ़ी है, वेल्थ मैनेजमेंट का मार्केट बढ़ा है। अमेरिका की ये कंपनीज चाइनीज मार्केट में अब घुसना चाहती हैं। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी बोइंग के सीईओ केली ऑटबर्ग डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए हैं। चाइना ने पिछले दिनों ये ऐलान किया था कि वो घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाएगा और जल्दी ही चाइना के एयरलाइंस को विकसित करेगा। इस ऐलान के बाद से बोइंग की नजर चाइना के साथ 500 विमानों की डील करने पर है। इसी वजह से बोइंग के सीईओ भी ट्रंप के साथ बीजिंग पहुंचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना दौरे पर निकलने से कुछ देर पहले सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग को न्योता भेजा था। इस कदम को काफी अहम माना गया है। एनवीडिया और चाइना के बीच एआई चिप को लेकर विवाद है। अमेरिकी सरकार ने एनवीडिया की कई सेमीकंडक्टर चिप्स को चाइना में एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका को लगता है कि चाइना इन सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल अपनी सेना से जुड़े एआई और अपनी साइबर क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकता है। ये ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जिनका इस्तेमाल एआई मॉडल्स को बनाने, उनकी ट्रेनिंग, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिबंध की वजह से चाइना नाराज है और एनवीडिया को काफी नुकसान हो रहा है। अब सवाल यह है कि जिस देश पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ तक लगा चुके हैं, उस देश के लिए अब उनके दिल में इतना प्यार कहां से आया। सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के हृदय परिवर्तन की वजह अमेरिकी व्यापारियों और लोगों का गुस्सा है। टैरिफ नीति की वजह से एक वक्त आ गया जब अमेरिका और चाइना एक दूसरे पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे थे। अलग अलग मंचों से कहा गया कि अमेरिका चाइना पर 245% तक और चाइना अमेरिका पर 145% तक टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहा था। टैरिफ लगाए जाने और उन्हें बढ़ाने की धमकियों के बीच अमेरिका में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी। इस वजह से अमेरिकी जनता ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ खड़ी हो गई। लोगों का गुस्सा और अमेरिकी कंपनियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए ट्रंप ने चाइना पर यू टर्न लिया और चाइना के साथ संबंध बेहतर करने के लिए पहुंच गए। चाइना से संबंध बिगाड़ना अमेरिका के लिए फिलहाल घाटे का सौदा साबित हो सकता है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, मशीनरी, टेक्सटाइल, ईवी बैटरीज जैसी तमाम चीजें बनाई जाती हैं। अमेरिकी कंपनियां काफी हद तक चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में कम दरों पर बनवा लेती हैं, दुनिया भर में बेचती हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में भी अमेरिका लगभग पूरी तरह चाइना पर निर्भर है। चाइना में रेयर अर्थ मिनरल्स का खनन और प्रोसेसिंग दोनों सस्ती हैं, बड़े पैमाने पर होती हैं। इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर चिप, ईवी, फाइटर जेट्स, बैटरीज जैसी बहुत सारी चीजों में होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चाइना से संबंध खराब हुए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षमता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका यह भी जानता है कि चाइना के संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। चाइना का 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर आता है। अमेरिका ये कोशिश करेगा कि वो ईरान पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने का दबाव डाले। चाइना की मदद से अमेरिका अपनी शर्तें मनवाने की भी कोशिश कर सकता है।